सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। आज की जो वीडियो है आप लोग के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसका 2017 का ये पेपर है। दोस्तों 2017 में जो पेपर आप लोग का हुआ था फर्स्ट पेपर, वह दोबारा भी हुआ था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पेपर आउट हुआ था, तो इस वजह से पेपर दोबारा हुआ था। तो ये पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहला है। तो 2018 का ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था, आज हम 17 का कर रहे हैं जो दोबारा हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। और दोस्तों अगर आपने 2018 का पेपर नहीं अभी तक सॉल्व किया है तो उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। और आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पूरा मैंने हाथों से लिख करके आपके लिए नोट्स बनाया है, तो आप लोग प्लीज हर वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है किसका? प्लेटो का, अरस्तू का, रॉस का या ह्यूम का? दोस्तों राइट आंसर है यह कथन है रॉस का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगला है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इसे डिस्क्राइब किया है और बहुत सारे प्रशिक्षुओं को पता भी है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का या केवल संप्राप्ति का? दोस्तों व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं हम। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या उपयुक्त सभी से? दोस्तों मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है इन सभी से, यानी कि ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, विश्लेषण, संश्लेषण, आप लोग को याद होगा सब। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन और चौथा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें राइट आंसर है नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें हर एक महीने पर बच्चों का टेस्ट होता है, जैसे कि थर्ड मंथली, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल एग्जाम। इस तरीके से मतलब कि लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है, चाहे आप उसको टेस्ट समझिए चाहे आप एग्जाम समझिए। लगातार बच्चे के सीखने का या बच्चे के ज्ञान का आकलन किया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। तो ऑप्शन 7 जो है नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही है। और सतत मूल्यांकन आप लोगों को पता है, ये सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला मूल्यांकन। और यह क्यों होता है? ताकि बच्चों के ऊपर एकाएक अगर केवल छमाही और जो वार्षिक एग्जाम होते हैं, यानी कि अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम अगर केवल हो तो बच्चों को केवल 2 ही एग्जाम देने को मिलते हैं साल भर में और पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हर महीने पे छोटे छोटे एग्जाम होते रहें तो बर्डन बढ़ जाता है और बच्चे आसानी से उनको कवर भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं। तो इसीलिए जो सतत मूल्यांकन होता है ये बहुत ही उपयुक्त है आज की शिक्षण पद्धति में। अगला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? क्रॉनबैक का, ली का, ग्रीन का या क्विलिन तथा हन्ना का? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन आ क्रॉनबैक का। यह कथन है क्रॉनबैक का। क्वेश्चन नंबर 6 है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि विज्ञान में हम नियम और सिद्धांत भी पढ़ते हैं और प्रयोग भी करते हैं, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो। भूगोल विषय में भी हम सैद्धांतिक रूप से भी पढ़ते हैं इसे, और इसमें हम प्रयोग यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, आसपास की जगहों पर भ्रमण करने भी जाते हैं ताकि हम भूगोल विषय को अच्छे से सीख पाएं। कृषि विषय भी इसी प्रकार से है जिसमें यह सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों होता है, इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता है कृषि विषय में तो मैक्सिमम प्रयोग ही होते हैं, लेकिन ये इसमें सिद्धांत भी होते हैं। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्य वाले। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपयुक्त सभी?
दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो उत्तम परीक्षण होता है उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन या फिर बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन अ, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन आप लोग को पता है, इसमें टीचर जितना पढ़ाते हैं उसमें से क्वेश्चन भी पूछते हुए चलते हैं कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना सीखते हुए जा रहे हैं और बच्चे ने कितना सीखा है या साल भर में कितना पढ़ा है। अगर इसको हम पूछेंगे तो यह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित, बच्चों के संवेगों से संबंधित, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित। यह तीनों ही आते हैं भावात्मक पक्ष के अंतर्गत, यानी कि बच्चे की रुचि किस चीज में है, बच्चे की मनोवृत्ति कैसी है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से या क्रियात्मक सोच से। राइट आंसर है प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। दोस्तों राइट आंसर है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रास का कथन है बचाव निदान का न्यूनतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यतम स्तर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों रास ने कहा है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यानी कि ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? क्रियात्मक शोध का, मौलिक शोध का, ऐतिहासिक शोध का या वैज्ञानिक शोध का? आप सभी को अच्छे से पता है स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक शोध के ऊपर प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा आप लोग, स्टीफन एम कोरे की परिभाषा भी मैंने आपको बताई है क्रियात्मक शोध चैप्टर के अंतर्गत। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है किसे? केवल शिक्षकों को, केवल शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को या फिर शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं एमबीबीएस सभी को तथा एबीएसए सभी को, यानी कि चाहे आपके जिले के बीएसए हो, ठीक है, चाहे प्रधानाध्यापक हो आपके स्कूल के, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, सभी को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों या फिर ना तो उत्पादक ना ही उपभोक्ता। आपको अच्छे से पता है क्रियात्मक शोध को हम क्या कहते हैं? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यानी कि ये इसकी टैगलाइन है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। तो इसके अंतर्गत हम ही उत्पादक हैं और हम ही उपभोक्ता हैं। तो ऑप्शन सा जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से हम अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 है, नवाचार से आप क्या समझते हैं? नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना ही है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। दोस्तों अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट करिए। तो क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल का प्रयास खुद उन्हीं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। दोस्तों अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारों तेजक हो, यानी कि बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद वो सोचे तब उसका आंसर दें। प्रश्न दुविधा ना उत्पन्न करें, यानी कि ऐसे प्रश्न आप ना दें जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो, बल्कि क्लियरली दीजिए और उसका आंसर भी बच्चे अच्छे से लिख पाए। प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, यानी कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है, जिस क्लास का बच्चा उसी के स्तर का उसको आप क्वेश्चन दीजिए। इसके अलावा उनमें क्रमबद्धता होना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी टीचर प्रश्न पत्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने,
पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। यानी कि समस्या से पहले हम क्या करते हैं, जो समस्या का पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी कि समस्या के हल के विषय में सोचते हैं हम, वही सोचना परिकल्पना करना ही क्या होता है यहाँ पर परिकल्पना, या सोचना या कल्पना करना ही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए दोस्तों। तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार हैं मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, आंकलित। ये सब क्या है, मूल्यांकन ही तो है। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, इन सभी के विषय में आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन के प्रमुख दो पक्षों या प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। मूल्यांकन के प्रमुख 3 पक्ष हैं, आपको पता भी है कौन कौन से, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक या फिर व्यवहारात्मक। इसे हम क्रियात्मक भी कहते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अगर तीनों को एक साथ बोले तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यही 3 पक्षों को आपको याद रखना है। मूल्यांकन के यही 3 पक्ष बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए दोस्तों। प्रश्नों के प्रमुख प्रकारों में स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उनके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। अब यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो पहला है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन के आपस में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन के संबंध को समझने के लिए सर्वप्रथम मापन का अर्थ जानना चाहिए। मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, किंतु दोनों में दृष्टिकोण का अंतर है। मूल्य निर्धारण किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न गुण अथवा विशेषता का मापन है, जबकि मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्तन करने की दृष्टि या पृष्ठपोषण भी रहती है, जिससे संदर्भ के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है वह वांछनीयता को बताता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन क्या है और मूल्य निर्धारण क्या है। तो ये दो अलग चीजें हैं, इनका आपस में क्या संबंध है ये भी आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? एक शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होने से क्या लाभ है? आपको पता है मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक या फिर क्रियात्मक या फिर व्यवहारात्मक। इसको हम 3 नाम से जानते हैं। तो मूल्यांकन के यही 3 पक्ष हैं। मूल्यांकन के पक्षों के आधार पर शिक्षक को अपने शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। शिक्षक उद्देश्यों की स्पष्टता और समझ शिक्षक के शिक्षण कार्य को सही दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से पाठ सूत्र में अपने शिक्षण उद्देश्यों को इन पक्षों के अंतर्गत अंकित करने की अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर इसमें प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ के संदर्भ में होता है। अतः इन दोनों परीक्षणों में अंतर, निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ, इन दोनों प्रकार के प्रश्नों में अंतर के आधार पर समझा जा सकता है।
निबंधात्मक प्रश्न में उत्तरदाता को उत्तर की स्वतः रचना करने और अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर रहता है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तरदाता को दिए गए प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से अपने उत्तर का चयन करना होता है। बहुत ही आसानी से निबंधात्मक प्रश्न का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 4 ऑप्शन आपको मिलता है, 4 ऑप्शन में ABCD में से कोई भी सही होता है, या फिर आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है, या रिक्त स्थान भरना होता है। तो इस तरीके से निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सरल होती है और इसमें अंकन व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना कठिन होती है किंतु इसमें अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो आपका प्रश्न देखता है आपने किस तरीके से उत्तर लिखा है। क्या पता इसी क्वेश्चन पर कोई एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे रहा है, कोई 1.5 नंबर भी दे करके जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फिक्स है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन सही लगाया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत लगाया तो नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में। जबकि बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आपका अगर आंसर सही है तो आपको 1 नंबर मिला, अगर नहीं सही है तो नहीं मिला। इस तरीके से होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या है? प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? दोस्तों देखिए, अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचार उत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा उत्पन्न ना करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न कक्षा में एक बार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें। प्रश्न को बार बार दोहराना या तत्काल शब्दावली बदलकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्वर स्पष्ट और इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा सुन सके। प्रश्न पूरी कक्षा से पूछें, फिर कुछ देर रुककर किसी छात्र से उत्तर देने को कहें। प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछें, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखें। एक प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाने के बाद अगला प्रश्न करें इत्यादि। इस तरीके से प्रश्न पूछते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जब प्रश्न को बोले तो सारी कक्षा के बच्चे ध्यान से सुने और वह किसी एक बच्चे को खड़ा करके जो आंसर दे रहा है बच्चा उसको ध्यान से सुने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए, क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसे शिक्षण संस्था की सामान्य परिस्थिति में संस्था से संबंधित लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से स्वतः उनके द्वारा किया जाता है। इसके महत्व को इस प्रकार बताया जा सकता है इसमें शोध की समस्या विद्यालय परिवार के लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की गई होती है। यह लचीली प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसे संस्था के सामान्य परिस्थिति में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें विद्यालय को अनुभूत समस्याओं के कम समय में वैज्ञानिक ढंग से समाधान में सहायता मिलती है। दोस्तों इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। अगर एग्जाम में पूछ लेता है क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं या क्रियात्मक शोध का क्या महत्व, सिंपल सी बात है, हमारी संस्था हमारे विद्यालय में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका हम व्यवहारिक रूप से वैज्ञानिक ढंग से उसका हम समाधान ढूंढते हैं और क्रियात्मक शोध के जितने चरण हैं उन चरणों के अनुसार ही इस समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो किताब की भाषा हो सेम वही आप लिखिए। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, बस इस लाइन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्रियात्मक शोध के चरण मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर ये बहुत ही विस्तार से क्लास में मैंने पूरा एक क्लास लिया इस पर। अगर यहाँ पर मैं विस्तार से बताने लगूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। आपको उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी कि आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके यहाँ पर देखिए समस्या का पहले हम चयन करते हैं पहले चरण में। दोस्तों आप लोगों को क्लास नंबर 26 में मैंने ये कराया है, तो क्लास नंबर 26 में जा करके आप इसको देख सकते हैं। क्रियात्मक शोध के चरणों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन्हें समझ में आ रहा होगा। पहले समस्या का चयन करते हैं हम, फिर दूसरे चरण में क्या करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं। तीसरे चरण में क्या करते हैं, समस्या का सीमांकन करते हैं। फिर है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना और कारणों का विश्लेषण करना। फिर 5वां है क्रियात्मक परिकल्पना करना। इसके बाद आगे है 6वां अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना। इसके बाद 7वां है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। 8वां है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। तो इस तरीके से इनके विषय में आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया है इस क्लास में। आप लोग प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्रियात्मक शोध
जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके चरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए एग्जाम एक ही पेपर में कितनी बार क्रियात्मक शोध के विषय में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की व्याख्या करिए। दोस्तों क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न हो सकते हैं: प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षक निर्मित निरीक्षण, व्यवहारिक एवं सामूहिक कार्य, साक्षात्कार, कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण इत्यादि। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी को लिखित रूप में या व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न कराना होता है। शिक्षक के कथन, निर्देश, अवलोकन, निरीक्षण आदि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व बताइए। दोस्तों नवाचार का सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा में ही इस समय हो रहा है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आज नवाचार की अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है। आज पाठ्यक्रमीय, सह पाठ्यक्रमीय, विद्यालयीन पर्यावरण एवं प्रबंध आदि क्रियाओं में परिवर्तन वांछित है। इससे संबंधित कार्यों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। प्रत्येक बदलाव के लिए संसाधन सीमित होते हैं, अतः कार्यों को नवीन ढंग से करना लाभप्रद रहता है। इसलिए नवाचार का विशेष महत्व हो जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र, विद्यालय के प्रशासक आदि के सहयोग से शिक्षण एवं शिक्षा से संबंधित क्रियाओं को नए ढंग से करने की योजना बनाकर उनको क्रियान्वित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होगा और संस्था से संबंधित तमाम समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। यानी कि जो नवाचार है यह केवल बच्चों के अंदर ही नहीं, बच्चों को तो सिखाएगी ही बहुत सारी चीजें, बल्कि इससे जो हमारी समस्याएं भी है स्कूल में छोटी मोटी, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा में नवाचार के प्रमुख क्षेत्र निम्न हो सकते हैं: शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु दल शिक्षण आदि तकनीकों का प्रयोग के साथ ही स्थानीय संसाधनों, अवकाश प्राप्त शिक्षक, विशेषज्ञ, विद्वान सूचनाएं, ऐतिहासिक स्थल आदि का उपयोग और उनकी उपयोगिताओं का मूल्यांकन, कक्षा एवं कक्षणेतर शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, प्रार्थना सभा, विद्यालय का प्रबंधन, समुदाय के अच्छे संबंधों की स्थापना, विद्यालय में मानवीय संबंध को महत्व इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 40 है, अवलोकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मानव अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखता रहता है, इस प्रकार उन्हें देखने या अवलोकन से वह उनके विषय में जानता है और समझता है। दूसरे शब्दों में कहें, यह अवलोकन व्यक्ति या घटना के विषय में बताने में सहायक होता है। यद्यपि मापन के अनेक उपकरण के रूप में इसे वस्तुनिष्ठ रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, फिर भी अनेक परिस्थितियों में इसे व्यवहार के मापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों के व्यवहार के मापन व समझ के लिए अवलोकन उपयुक्त रहता है, क्योंकि मौखिक या लिखित रूप में अपने को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों, विकलांगों के लिए भी अवलोकन का सदुपयोग किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध में भी अवलोकन को सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरा आप लोगों ने ये पेपर 2017 का सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा सॉल्व। जिन भी प्रशिक्षुओं ने ये पूरा पेपर सॉल्व किया है उन्हें समझ में आया होगा कि उनकी तैयारी कितनी हुई है, और जिन्होंने क्लासेस ली हैं उन्हें भी समझ में आया होगा कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है अच्छे से। अगर आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड किए तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ आई बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करके आपको थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए, चाहे फर्स्ट पेपर हो यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन, चाहे आपका दूसरा पेपर हो समावेशी शिक्षा, आपका तीसरा पेपर हो विज्ञान, चौथा पेपर हो गणित, पांचवा पेपर एसएसटी, आप सभी विषयों को पढ़िए। हिंदी, हर एक विषय को हमने पढ़ाया है अपने चैनल पर। आप लोग सभी विषयों को देखिए, अपना हर एक जो डाउट है उसको भी क्लियर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, और चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको सभी विषयों के नोट्स हम देंगे। हर एक विषय का आपको पता है हमने हैंड रिटन नोट्स बनवाया है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही हर विषय को पढ़ाया है। तो आपको सभी विषयों की नोट्स हम देंगे और आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से हम बात भी करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे भी और उसका आंसर भी करेंगे। तो प्लीज अधिक से अधिक लोग चैनल को ज्वाइन करिए और अपने सभी डाउट्स को भी क्लियर करिए। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा।